नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल क्वालिटी लर्न पॉइंट पर। आज हम देखने वाले हैं आपके पास जीबीटी का जो एग्ज़ाम आपके पास हुआ था नवंबर 2023 में, इसका साइक्लिक सेक्शन आपके पास सॉल्व करेंगे। जो कि आपको कहीं न कहीं हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न किस तरह के देखने को मिलते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास रहेगा जीबीटी का। पहला प्रश्न इसमें देख लेंगे, साथ में आपके पास कुछ एक चीज़ें और भी आपको मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि प्रश्न जो है किस टॉपिक से बना है, उसके लिए कौन-सा टॉपिक आपको कवर करना है। प्रश्न देख लेंगे। पहला आपके पास है, हु इन्वेंटेड इंट्रोस्पेक्शन मेथड, किसके द्वारा अंतर्दर्शन जो विधि है उसका प्रतिपादन आपके किया गया है। राइट आंसर इसमें विलियम वॉन्ट है। आंसर इसमें लगे हुए हैं, समझना आपको है सर जस्ट कि आपके पास क्या है। अब ये इंटर जो स्पेक्शन मेथड है या इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड है, अंतर्दर्शन जो विधि है, ये किसके लिए प्रयोग की जाती है? सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। तो लर्निंग से संबंधित है। तो सीखने के लिए कौन कौन से लर्निंग के कौन कौन से मेथड होते हैं, इस टॉपिक को आपको सर्च करके चलना है। और उसमें आपके पास सीखने के जो मेथड है, सबसे पुराना कौन सा है? जैसे इंट्रोस्पेक्शन मेथड की अगर मैं बात करूं, ये सबसे पुराना है। तो सीखने में जो आपके पास सबसे पुरानी जो विधि प्रयोग में लाई जाती है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, उसको कहा जाता है, जो आपके पास विलियम वुड द्वारा आपके इसको प्रतिपादित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट आपके पास इस तरह से प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे, और साथ में जो आपको समझने में ये आपको आसानी हो जाएगी कि प्रश्न पूछने की जो सीमा है वो किस तक आपके हो सकती है। अगला प्रश्न, द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी इज नोन एज। डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी कहाँ से होती है? दिमाग की जो आपके पास विकास जो होगा, जो आपकी मानसिक क्षमता है, वो क्षमता आपके पास कहाँ से विकसित होगी, कहाँ से उसको जो है लिया जाता है। तो आपके पास समझ लीजिए ये प्रश्न कहाँ से था। प्रश्न आपके पास पूछा गया था डोमेन्स से। तो डोमेन्स में आपके पास तीन तरह के डोमेन्स आपके देखने को मिलते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कॉग्निटिव अगर हम बात करें कॉग्निटिव डोमेन्स की, तो कॉग्निटिव डोमेन्स आपके किसके द्वारा? बेंजामिन ब्लूम ने इसको, जो बेंजामिन जो ब्लूम्स है, उसने आपके पास एक टैक्सोनॉमी दी थी। तो टैक्सोनॉमी के आधार पर उसने इसको एक्सप्लेन किया है, जिसमें कि आपके पास सीधे सीधे तौर पर आपकी जो मानसिक क्रिया है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है। तो ऑप्शन जो इसमें सी था, बिल्कुल आपके ठीक था। उसी तरह आपके पास अफेक्टिव डोमेन्स भी होता है, उसी तरह आपके पास साइकोमोटर डोमेन्स भी। अफेक्टिव डोमेन्स आपके जो जितनी भी भावनात्मक रूप से आप जुड़े होते हो, जैसे कि मानसिक तो आपकी क्षमता होगी कॉग्निटिव से। भावनात्मक रूप से अगर आपके जुड़े होगे, तो भावनात्मक रूप से आपके पास जुड़ने का मतलब क्या है? जो आपके इमोशंस है, इमोशन के साथ आप जुड़े, उसको अफेक्टिव डोमेन्स आप कहते हैं। उसी तरह जो आपके पास मोटर स्किल्स है, मोटर स्किल्स में आपके पास जो आप मानकर चलते हैं साइकोमोटर डोमेन्स को, तो आपके पास फिजिकल डेवलपमेंट से आपके पास ये संबंधित है। तो ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना है। तो डोमेन्स का अगर आपके पास टॉपिक क्लियर था, तो तीन डोमेन्स से ये वाला प्रश्न आपके आराम से निकल कर आ जाना था। अगला प्रश्न, बालक का किस वर्ष की आयु तक मस्तिष्क विकसित होकर लगभग पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है? एट वट एज डज द चाइल्ड ब्रेन डेवलप एंड अटेन ऑलमोस्ट फुल साइज? तो ये तो आपके पास वैसे भी आपको आइडिया इसमें लग जाना था कि लगभग आपके पास बच्चे का जो मानसिक विकास है या मस्तिष्क का जो आकार है, वो लगभग आपके पास इस अवस्था तक पूरा हो जाता है। तभी तो आपके पास स्कूल में, जो गवर्नमेंट स्कूल में जो आपके पास स्टूडेंट को जो है इनरोल करवाने की जो लिमिट है एज की, वो आपके पास क्या रहती हैं? तो आपके पास 5 ईयर कंप्लीट हो जाने चाहिए, यानी कि 6 ईयर में अगर आपके स्टूडेंट लग रहा है, तो 6 ईयर में आपके पास एडमिशन दी जाती है। कुछ में आपके पास 6 कंप्लीट के बाद भी दी जाती हैं, लेकिन कुछ में आपके पास 6 में दे दी जाती हैं। तो यहाँ पे अप टू 6 ईयर, ये आपके पास बिल्कुल यहाँ पर आसान सा प्रश्न आपके देखने को मिला। बाकी अगर आप देखें तो 15 ईयर बहुत बड़ा हो जाता है बच्चा, 8 ईयर आपके पास, 9 ईयर, ये भी आपके पास जो है तार्किक आधार पर सही नहीं लग रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनोवैज्ञानिक फ्राइड के अनुसार जो आपके पास इद है, आईडी जो है, उसका आधार इसे किसे माना गया है? तो सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है, कौन सी थ्योरी? हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो थ्योरी है सिगमंड फ्राइड की, जिसको आपके पास इद, ईगो, सुपर ईगो भी आपके पास, ये तीन स्टेज इसने बताई है। इसके आधार पर इसको पढ़ते हो आप एग्जाम में। तो सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है, ईद, ईगो, सुपर ईगो से रिलेटेड पर्सनैलिटी पर ये आपके पास डिपेंड थी। इसमें ईद का पूछा गया है कि ईद का जो आधार है, जो इसका जो बेस है एक्चुअल में, जो साइकोलॉजिकल जो आपके पास पॉइंट ऑफ व्यू से जब इसने बात की, तो ईद हमारा क्या होता है? ईद हमें जो है किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर कर सकता है। तो इसने जो बेस माना है ईद को, वो प्लेजर को माना है। इसको सुखवादी सिद्धांत भी, आप प्लेजर प्रिंसिपल भी इसको आप कहते हो। तो प्लेजर के आधार पर आपके पास जो है ये आपके पास ईद चलता है। तो यहाँ पर अपनी जो है सुख प्राप्ति के लिए या अपने प्लेजर के लिए व्यक्ति किसी भी तरह के क्राइम से भी नहीं बचता है।
और उसका जो आधार क्या है, आधार आपके पास ये इसको सिगमंड फ्राइड ने इसको माना है ईद ईगो सुपर ईगो की थ्योरी। मैंने वैसे भी करवाई है, तो साइकोलॉजी का अलग से एक फोल्डर है, प्लेलिस्ट में जाकर उसमें देख लेना, उसमें ईद ईगो सुपर ईगो आपको आराम से ये समझ में आ जाएगा। तो एक प्रश्न आपके पास सीधा सिगमंड फ्राइड की थ्योरी से देखने को बनता है। अगला प्रश्न, आत्म केंद्रित स्वभाव के व्यक्ति फिल इन द ब्लैंक्स है किस व्यक्तित्व के होते हैं, ये मानकर चलते हैं। सेल्फ सेंटर नेचर पर्सन है फिल इन द ब्लैंक्स, किस तरह की पर्सनालिटी होती है। आत्म केंद्रित का मतलब आपके समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति जो आपके पास ज़्यादा किसी के साथ बातचीत करना पसंद नहीं करते, खुद में रहना पसंद करते हैं, कम बोलते हैं, काफ़ी कम बोलते हैं, फालतू नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे ये तो आपके पास पर्सनैलिटी से सीधा है कि किस तरह की पर्सनैलिटियाँ होती हैं। तीन तरह की होती हैं। एक आपके पास एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहिर्मुखी, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं जो कम घुलना मिलना पसंद करते हैं और अपने आप में जो है ज़्यादा बेटर फील करते हैं खुद में अकेले रहने में। और तीसरे होते हैं एम्बीवर्ट, जो कि आपके पास इन दोनों का मिला जुला आपके पास ये रूप है, एम्बीवर्ट, अभयमुखी। तो यहाँ पर तीन पर्सनैलिटियाँ होती है, किसी की एक्सट्रोवर्ट होगा, इंट्रोवर्ट होगा या एम्बीवर्ट होगा। तो यहाँ पर जो आपके पास आत्म केंद्रित सेल्फ सेंटर जो होते हैं वो आपके इंट्रोवर्ट में आते हैं। तो ये तो बिल्कुल बेसिक प्रश्न आपके पास था। अगले प्रश्न पे चलेंगे, डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस। तो डेवलपमेंट किस तरह की एक प्रक्रिया है। तो डेवलपमेंट आपके पास कंटिन्यू है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि बचपन में आपके पास शुरू हुआ तो एक एज तक आपके खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके पास डेवलपमेंट कंटिन्यू, आपके पास निरंतर जो है जीवन पर्यंत इसको क्रिया आपके कह सकते हैं। डेवलपमेंट आपके पास क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस है, जो कि आपके पास जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके ये कंटिन्यू चला। डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपके पास आकार वृद्धि में आपके परिवर्तन होता रहेगा। डेवलपमेंट का मतलब है जो आपके पास सीखने की कुछ आपके पास क्षमता है, वो सीखने की क्षमता हालांकि कभी आपके पास हाई लेवल पे रहेगी, कभी आपके पास एवरेज में रहेगी, कभी आपके पास जैसे जैसे आपकी एज होती जाएगी लो आती रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास डेवलपमेंट नहीं होगी या कुछ आप नहीं सीखोगे या कुछ चीज़ आप नहीं जान पाओगे। तो कुछ ना कुछ व्यक्ति पूरे ज़िंदगी भर, पूरे अपने जीवन पर्यंत जो आपके पास समय होता है उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें अपडेट करता रहता है, सीखता रहता है। तभी कहा जाता है कि विकास जो एक ऐसी प्रक्रिया है, विकास आपके पास निरंतर आपके पास चलने वाली एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत आपके पास ये चलती रहती है। अगला प्रश्न आपके पास है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकोफिजिकल डिफरेंसेस। साइकोफिजिकल डिफरेंसेस का मतलब क्या है, मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है। मनोशारीरिक असमानताएं मतलब कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। तो इसको आपके पास सीधे तौर पर आपके पास क्या कहेंगे, यहाँ पर कह सकते हैं इंडिविजुअल्स इसको कहा जा सकता है। इंडिविजुअल्स इसलिए कहा जा सकता है कि आपने देखा होगा कि कोई भी दो व्यक्ति हैं, बेशक वो आपके पास देखने में हूबहू, यानी कि दो जुड़वा व्यक्ति, वो देखने में बेशक एक से हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो है मानसिक क्षमताएं अलग हो सकती हैं, उनके आकार में परिवर्तन हो सकता है, उनकी बनावट में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। तो बेशक आपके पास जो है मनोशारीरिक जो क्षमताएं है, मनोशारीरिक तौर पे अगर व्यक्ति आपके पास सेम भी है तब भी उसमें असमानताएं आपके पाई जा सकती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति हर एक व्यक्ति अपने आप में जो है अलग है। तो मनोशारीरिक जो आपके पास असमानता है उनको आपके पास क्या कहा जाएगा, उसको व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल्स, हर इंडिविजुअल अपने आप में अलग आपके पास जो है अपनी पहचान रखता है। तो इंडिविजुअल्स को कहा जाएगा जब आपके पास व्यक्तियों में मनोशारीरिक तौर पर असमानताएं आपके देखने को मिलती। अगर ये समानताएं होती तो फिर आपके पास इसको जो है हम इंडिविजुअल्स आपके नहीं कहेंगे। वैसे दो व्यक्ति कभी भी एक समान नहीं हो सकते, चाहे मानसिक तौर पे हम बात करें, शारीरिक तौर पर होंगे, लेकिन उनकी जो है कुछ आपके पास क्षमता है, मानसिक क्षमताएं कम हो सकती है। हो सकता है किसी की जो है आपके पास लिसनिंग पावर कम हो सकती है, किसी की विजिबिलिटी कम हो सकती हैं, उसमें आपके पास हेयर्स में कुछ आपके पास हो सकते हैं, हेयर स्टाइल उनके चेंज हो सकते हैं, कुछ भी आपके पास है, कुछ ना कुछ आपके पास जो है दो व्यक्तियों के बीच में जो है असमानताएं आपके हमेशा देखने को मिलती है। तो ये तो आसान प्रश्न आपके पास है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न आपके पास है, फॉर हाउ मेनी सेकेंड शॉर्ट टर्म्स मेमोरी होल्ड इंफॉर्मेशन। तो कितने समय तक आपके पास शॉर्ट टर्म जो मेमोरी है वो आपके पास इंफॉर्मेशन होल्ड कर सकती है। ये भी प्रश्न बिल्कुल आसान था। तो यहाँ पर प्रश्न जो बना था ये मेमोरी वाले से टॉपिक से बना था, मेमोरी या फिर मेमोरी, आप जो भी इसको कहना चाहे। हिंदी में इसको कहेंगे स्मृति। स्मृति तीन तरह की आपके पास हो सकती हैं, शॉर्ट टर्म हो सकती हैं, आपके पास लॉन्ग टर्म हो सकती है, और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आपके पास एक कॉम्बिनेशन आता है, उस तरह की भी आपके पास इसके हो सकती है। तो यहाँ पर आपके पास जो है दो चीज़ें बस याद रखनी है, एक आपके पास शॉर्ट टर्म और दूसरी आपके पास लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें, शॉर्ट टर्म बिल्कुल आपके पास 1 मिनट से कम रहती हैं। तो यहाँ पर आपके पास 30 सेकेंड और लेस, यानी कि जैसे कि आपके पास किसी ने आपको मोबाइल नंबर बताया,
तो मोबाइल नंबर आपको जो है अभी एक डिजिट आपको बता दी, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर बताया। जैसे ही आपने मोबाइल में वो एंटर किया, 15 से 20 सेकंड के अंदर एंटर करने के बिल्कुल बाद ही आपको जस्ट आपको वो भूल जाएगा। इसको कहते हैं आपके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो ठीक है, यहाँ पे कितनी रहेगी, कम से कम आपके पास 30 सेकंड, और 30 सेकंड से भी कम आपके ये देखने को मिलती है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न आपके पास है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थ्योरी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कम एट द एज ऑफ। देखिए ये जो एरिक्सन की जो थ्योरी है, इसको लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। थ्योरी सेक्शन में मैंने इसको कंप्लीट कई बार बच्चों को करवाया है। एक थ्योरी वाली अलग से भी क्लास मैंने यूट्यूब पे भी डाली है, उसमें भी हमने इसको डिटेल में देखा है कि कितनी स्टेजेस आपके पास हैं, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आपके पास हैं। वैसे ही आपके पास जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो आपके पास रोल कन्फ्यूजन आपके पास शुरू हो जाते हैं बच्चे को। तो ये भी सारी स्टेजेस आपके पास है, सारे डिटेल में हम करेंगे, एग्जाम आने से पहले डेफिनेटली हम कर लेंगे। तो इसके लिए आपको एरिक्सन की थ्योरी, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी आपको एक बार ध्यान से देखनी है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि किस स्टेज में कौन कौन सी आपके पास जो है स्टेजेज आपके देखने को मिलती है। ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट ये आपके पास है। ये विशेषता है 0 से लेकर 1 ईयर तक के बच्चे की आपके पास ये विशेषताएं देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें आपको जो है कहाँ पे पता लगेगी, एरिक्सन की थ्योरी आपको डिटेल में पढ़नी है, तब आपको ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अगला प्रश्न आपके पास विगत अनुभवों की पुनः जागृति है, यानी कि आपके पास रिवाइवल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस इज। तो आपके पास रिवाइवल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रिटेंशन, लर्निंग, रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉल। आपके पास ये जो ऊपर वाले जो पॉइंट है ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपके पास जो सोशल लर्निंग है उससे ये संबंधित है। लेकिन इसको अगर आप छोड़ दें तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है तो क्या है, आपके अनुभव है। अनुभवों को आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हो। जब याद कर रहे हैं किस चीज़ को, उसको क्या कहा जाता है, रिकॉल करो। आपके पास रिकॉल करो यानी कि उसको याद करो। तो सीधे आपके पास रिकॉल से ये प्रश्न आपके देखने को मिला था। इसके लिए सोशल लर्निंग वाला टॉपिक आपको पढ़ना होगा। आगे चलेंगे, आपके पास मेस्लो की आपके पास थ्योरी से प्रश्न सीधे तौर पर देखा गया है। इन द मेस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच नीड कम्स लास्ट इन द हायरार्की। तो यहाँ पे मेस्लो की हायरार्की जो आपके पास जो थ्योरी है, मेस्लो की हायरार्की जो उसने क्रिएट की थी, जो आपके पास किस तरह से एक हायरार्की कंप्लीट होने के बाद दूसरी पर जाते हैं, फिर आपके पास सेकंड के बाद थर्ड पर व्यक्ति जाता है, कई बार सेकंड से सीधा आपके पास फोर्थ पर भी जंप कर लेता है, लेकिन उस नीड को वापस आपके पूरा करना होता है। ये आपके पास एक हायरार्की क्रिएट जो इसने की है वो एक्चुअल में आपके पास सही भी लगती है। तो यहाँ पर आपके पास प्रश्न क्या पूछा गया था कि मेस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत के अनुसार कौन सी आवश्यकता क्रम में सबसे बाद में आती है। सबसे बाद का मतलब आपके पास है सबसे ऊपर, सबसे बाद में। तो यहाँ से हायरार्की जो इसकी नीचे से लेकर स्टार्ट होती है और सबसे लास्ट में जो आपके पास स्टेज है उसको कहा जाता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, यानी कि नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस जो स्टेज पर व्यक्ति कब आता है, जब व्यक्ति सारे मोह माया से छोड़कर आत्मसिद्धि में लग जाता है। खुद की व्यक्ति बात करने लग जाता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरे आने का क्या लक्ष्य है। उस व्यक्ति का क्या है, पहले आपके पास साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होगी, फिर आपके पास सेफ्टी नीड्स पे जाएगा, लव एंड बिलोंगिंग पे उसके बाद जाएगा, फिर उसके बाद सेल्फ स्टीम वाली आएगी, और लास्ट में जाकर आपके पास जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर व्यक्ति आ जाता है कि एक्चुअल में उसके आने का मकसद क्या था इस धरती पर, वो आया है तो किस उद्देश्य से आया है। ये सारी बातें हम कहाँ पर देखते हैं, मेस्लो की हायरार्की में हम इसको जो है कवर करते हैं। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेस्लो की हायरार्की से ये प्रश्न आपके सीधे तौर पर पूछा गया था, जिसमें अंतिम अवस्था यानी कि लास्ट स्टेज आपसे पूछी गई थी। तो ऑप्शन जो आपके पास सही था वो बिल्कुल आपके यहाँ पर सही देखने को मिल जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली किसके द्वारा है। 16 व्यक्तित्व कारक, ऐसे तो इसको समझना पॉसिबल नहीं है, इसको सीधे तौर पर कहा जाता है 16 पीएफ थ्योरी। यानी कि आपके पास 16 क्या है, 16 पीएफ क्या है, पर्सनालिटी फैक्टर। यानी कि आपके पास 16 पर्सनालिटी फैक्टर जो थ्योरी की बात करते हैं, व्यक्तित्व के जो आपके पास कारक की बात करते हैं, वो आपके कौन करते हैं। तो ये सीधे डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था केटल का, और ये थ्योरी आपके पास पर्सनालिटी पर बेस है। तो पर्सनालिटी की जितनी भी थ्योरी है वहाँ से प्रश्न आने की संभावना हर बार रहती है। इनके जो टेस्ट है, कौन कौन से आपके पास टेस्ट होते हैं पर्सनालिटी के, वहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो आपके 16 पीएफ पर्सनालिटी फैक्टर थ्योरी केटल की आपके पास है, इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। 16 फैक्टर कौन कौन से दिए हैं ये भी नहीं पढ़ना होता है। जस्ट आपके पास जितने भी पर्सनालिटी वाले हैं 4-5 टॉपिक जितने भी है उसको वन लाइनर करके आपको सिर्फ इसको पढ़ना होता है, यहीं से प्रश्न आपके पास डायरेक्ट बन जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना किसने की। हु कंपेयर द ह्यूमन माइंड विथ फ्लोटिंग
आइसबर्ग। तो ये तो आपके पास बहुत बार आपने देखा होगा, अगर थोड़ा बहुत भी आप जो है साइकोलॉजी की क्लासेस आपने कहीं देखी होगी, तो ये सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है वहीं से ये प्रश्न था। सिगमंड फ्राइड की थ्योरी से हम पहले भी कर चुके हैं, पर्सनैलिटी वाली जो है उसी में आपके पास ये वाली भी की गई थी। तो सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है जिसमें आपके पास हिमखंड जो बर्फ़ का एक टुकड़ा है जो आपके दिखाया गया है, जो कि किसके लिए दिखाया गया है, जो आपके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है उसकी स्टेजेस के लिए आपके पास उसको जो है मेंशन किया गया, किस तरह से एक टुकड़ा जो है वो 90% आपके पास पानी के नीचे रहता है, सिर्फ 10% भाग उसका पानी के ऊपर रहता है। तो आपके पास हिमखंड जो है, जो आपके पास बर्फ का जो टुकड़ा है, उसकी तुलना जो है मन से किसने की थी, तो ये आपके पास सिगमंड फ्राइड की पर्सनालिटी फैक्टर थ्योरी के अंदर आपने देखी, जिसमें आपके पास ईगो सुपर ईगो की जो थ्योरी है उसमें आपके पास कॉन्शियस और आपके पास अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस ये जो मन की अवस्था है, इनसे आपके पास ये सीधे तौर पर प्रश्न आपके पूछा गया था। आगे चलेंगे, प्रश्न आपके पास है, मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? द बुक प्रिंसिपल ऑफ द साइकोलॉजी इज रिटन बाय। ये बहुत ज़्यादा जो है एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो सीधे तौर पर डायरेक्ट क्वेश्चन था। बुक्स को आपको याद रखना पड़ेगा, विलियम जेम्स की बुक है, डायरेक्ट इसको रट्टा लगा लीजिए। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे थायराइड ग्रंथि नियंत्रित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल बाय थायराइड ग्लैंड? तो ये आपके पास थायराइड ग्लैंड जो आपके पास मेटाबॉलिज्म उपाजी है, आपके पास थायराइड जो ग्लैंड्स आपके पास कहाँ होती है, थायराइड ग्लैंड्स आपकी जो नेक में आपके देखने को मिलती हैं, आगे वाले भाग में गर्दन में आपके जो देखने को मिलती हैं। तो आपके पास थायराइड ग्लैंड जो किसको नियंत्रित करने का काम करता है, तो ये सीधे तौर पर आपके पास मेटाबॉलिज्म को आपके पास नियंत्रित करने का काम करता है। मेटाबॉलिज्म आपको पता होगा, मेटाबॉलिज्म का काम क्या होता है, जो आपके पास जब आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद जो आपके पास खाने को पचाने का जो काम है वो उसी का रहता है, जो उसमें ब्रेक करता है खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में। तो ये आपके पास मेटाबॉलिज्म इसको कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये सही से काम ना करे तो मोटापा वगैरह आपके हो सकता है, जितना मुझे पता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं बता रहा। ठीक है, बाकी साइंस से ये प्रश्न था, तो डेफिनेटली साइंस वाले भी एक तो आपके पास ऐसे प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न आपके पास है, सृजनात्मकता का वैज्ञानिक अध्ययन किसने शुरू किया? तो ये आपके पास हु स्टार्टेड साइंटिफिक स्टडी ऑफ द क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी की जब भी बात आती है तो क्रिएटिविटी का जो वैज्ञानिक तौर पर साइंटिफिक तौर पर इसने जो स्टडी जिसने स्टार्ट की थी, ये गिलफोर्ड थे। तो ये आपके पास गिलफोर्ड ने जो स्टार्ट की, इनका एक मॉडल आता है 3D मॉडल, जिसको आपके पास हिंदी में त्रियामी मॉडल कहा जाता है। तो 3D मॉडल पर बेस है, इसमें इसने 3 तरह के आयाम की बात की है। 3D तभी इसका नाम पड़ा, 3 तरह के आयाम इसके द्वारा दिए गए थे। 3 तरह के आयाम कौन कौन से, जरा कमेंट सेक्शन में बताना, ऑल स्टूडेंट जो मेरे पास थे और जिनका किसी कारणवश नहीं हो पाया, सीरियस नहीं लिया। आयाम जो आपके पास है, त्रियामी जो आपके पास 3 डायमेंशनल जो इसने बताए थे गिलफोर्ड ने, वो मुझे बताना। तो ये 3D मॉडल से क्वेश्चन आपके पास पूछा गया था, बिल्कुल आसान सा प्रश्न आपके पास था। इसने पहली बार आपके पास वैज्ञानिक तौर पर जो है आपके पास अध्ययन शुरू किया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न आपके पास 17 रहेगा, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके द्वारा इसको जो आपके पास जो जनक माना जाता है, तो विलियम वुड द्वारा। ऑप्शन आपके पास फर्स्ट बिल्कुल आपके सही था। ये वाले क्वेश्चन तो वन लाइनर में हो जाते हैं आराम से। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का संबंध, बहुत आसान प्रश्न है, इतना आसान प्रश्न है। तो आपके पास ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी एसोसिएटेड विद किसके द्वारा दी गई थी? डिटेल में मैंने इसके ऊपर वीडियो डाली है, प्लेलिस्ट में वीडियो आपके अवेलेबल है, जाकर आपके देख लेना। BF स्किनर की आपके पास है। अब इसमें याद रखना, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है, आपसे प्रश्न में पूछ रहा हूँ, क्या ये RS पर है या फिर आपके पास SR पर है? क्या ये RS पर है आपके पास, यानी कि रिस्पॉन्डेड वर्सेस आपके पास स्टिमुलस हैं, या स्टिमुलस वर्सेस रिस्पॉन्डेड थ्योरी आपके पास इसको कहा जाता है? ये भी एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से ये प्रश्न आपके पास सीधे तौर पर आपके देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न, स्याही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉक टेस्ट गिवन बाय। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपके पास देखने को मिलते हैं कि कौन सा टेस्ट आपके पर्सनैलिटी पर, कौन कौन से टेस्ट आपके हैं। तो रोशांक इंक ब्लॉक जो टेस्ट है, ये किससे संबंधित है? ये पर्सनैलिटी से ही संबंधित है। तो आज इसके लिए चेक आपके किया जाता है। तो रोशांक इंक ब्लॉक टेस्ट आपके पास किसके द्वारा दिया गया था? इंक ब्लॉक टेस्ट किसके द्वारा गया था? तो रोशांक द्वारा। एक्चुअल में इसका नाम ही मुझे सीधे तौर पर ही इसका नाम ऐसे ही याद आता है कि इसको कहा ही ऐसे जाता है, रोशांक इंक ब्लॉक टेस्ट इसको कहा जाता है पूरा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया इंक ब्लॉक टेस्ट गिवन बाय, तो ये आपके पास रोशांक द्वारा इसको दिया गया था। बाकी फ्राइड का हमने वैसे भी पढ़ लिया है। ऑलपोर्ट का आपके एक बार देख लेना, ऑलपोर्ट का भी आपके पास प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। इसकी भी द्वारा लर्निंग जो थ्योरी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट आपके पास है। आगे चलेंगे आपके पास,
बालक के व्यक्तित्व अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। द साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ इंडिविजुअल स्टडी ऑफ ए चाइल्ड इज। तो अगर आप व्यक्तित्व अध्ययन की विधि की अगर हम बात करें, व्यक्तित्व की बात का मतलब इंडिविजुअल्स की अगर बात, किसी एक इंडिविजुअल के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसको केस स्टडी आपके पास कहा जाएगा। ये हालांकि ये सारे आपके पास जितने भी है, चाहे रेटिंग स्केल है, चाहे क्वेश्चनियर है, चाहे एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ये भी अध्ययन करने की विधियां हैं, नो डाउट। लेकिन अगर आप व्यक्तित्व की इंडिविजुअल्स के तौर पर आप किसी को जो स्टडी कर रहे हैं, उसको केस स्टडी कहा जाता है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर सी बिल्कुल आपके ठीक था। अगला प्रश्न, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित होना क्या कहलाता है? एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज नॉन एज। तो ये तो हमने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स यानी कि आपके पास एसआर से संबंधित आपके पास हैं। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की जो बात है किस थ्योरी में की गई है, क्या ये आपके पास क्लासिकल में की गई है, ऑपरेंट में की गई है, या फिर आपके पास ट्रायल एंड एरर थ्योरी में आपने देखने को मिली? तो ये सारी बातें हमने क्लासेस के अंदर वैसे भी की हैं और आगे मैं इसको आपके डिटेल में करवाने वाला हूँ, तो डोंट वेरी। तो अभी अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर ये व्यवहार अध्ययन से है। व्यवहार अध्ययन का मतलब आपके पास सीधे समझ लीजिए कि व्यवहार अध्ययन में हम क्या देखते हैं? व्यवहार अध्ययन में हम जो है लर्निंग देखते हैं कि किस तरह से जो लर्न किया जा रहा है, किस तरह से चीज़ों को सीखा जा रहा है, किस तरह से गेन किया जा रहा है, अडॉप्ट किया जा रहा है। तो लर्निंग से सीधे सीधे तौर पर ये संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाना था। अगला प्रश्न है आपके पास, लर्निंग डिजाइन इज एम्फेसाइजिंग। तो अधिगम डिजाइन पर अधिक बल दिया जाता है। तो ये अधिक बल जो दिया जाता है लर्निंग डिजाइन के ऊपर, ये किसके अंतर्गत दिया जाता है? तो जाहिर सी बात है, लर्निंग डिजाइन या अधिगम डिजाइन किस तरह से आपके पास लर्निंग करवाई जाए, तो ये आपके पास बिहेवियरिज्म से संबंधित तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, गेस्टालवाद ने इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं की। चाहे आपके पास वर्दीमर की मैं बात करूँ, कोफा की बात करूँ, या फिर आपके पास जो आपके पास तीन थे, ये वर्दीमल, कोफा और एक और व्यक्ति का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बता दूंगा। तो ये तीन थे गेस्टाल जो आपके पास थ्योरिस्ट है, जिनके बारे में जिनसे जो आपके पास जो थ्योरी निकल कर आई। आपने देखा सुल्तान नामक एक चिंपैंजी था, इनसाइड थ्योरीज को आप कहते हो, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हो। तो ये वर्दीमल कोफा के द्वारा आपके दी गई थी। तो इसमें गेस्टालवादी थी, इन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं बात की कि लर्निंग किस तरह से होनी चाहिए, या इसके बारे में किस तरह से जो आपके पास लर्निंग करवाई जा सकती है, इसके डिज़ाइन से संबंधित किसी ने आपके पास ज़्यादा अब बल नहीं दिया। आपके पास हॉर्मिक व्यू की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मुझे संबंध देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर एकमात्र जो है ये आपके पास कंस्ट्रक्शन से संबंधित है, किस तरह से इसको डिज़ाइन किया जा सकता है, इस पर आपके पास जो है बल दिया गया कंस्ट्रक्शन में, यानी कि निर्मितावाद में। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न आपके पास है, मानव के सांस्कृतिक और जीव सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? प्रश्न आपके पास, हु गिव द थ्योरी ऑफ द कल्चर एंड बायो सोशल डेवलपमेंट। तो ये आपके पास किसके द्वारा दिया गया था? तो आपके पास बायो सोशल डेवलपमेंट की जो है, जब भी बात की जाएगी कल्चर एंड बायो सोशल डेवलपमेंट, तो ये किसके द्वारा आपके दिया गया है? तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर वाइगोस्की। तो वाइगोस्की के द्वारा आपके पास इसकी बात की गई है। जो वाइगोस्की का आपके पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही संबंधित ये व्यक्ति हैं। इन्होंने तीन आपके पास एस्पेक्ट दिए थे, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज। हालांकि इसमें लैंग्वेज आपके कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसमें सिर्फ आपके पास कल्चर की बात की गई है और सोशल की बात की गई है। यहाँ पे लैंग्वेज भी एक एस्पेक्ट आपके पास, इसको जोड़ सकते हैं वाइगोस्की से। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी था ये बिल्कुल आपके सही था। और ये थ्योरी आपके पास किसकी है? वाइगोस्की के सोशल, जो आपके पास सोशल लर्निंग की जब बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, सीधे तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से कारण आपके पास उत्तरदायी है, उसके संबंध में जब आपके वाइगोस्की बात करते हैं, तो वहाँ से ये प्रश्न आपके पास सीधे तौर पर आपके संबंधित है। तो इसके लिए आपके पास वाइगोस्की की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उसको आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न आपके पास अगला रहेगा, स्मृति की कितनी अवस्था है? तो मेमोरी हमने पहले ही बात कर ली कि तीन तरह की मेमोरी आपके पास होती हैं। तो ये आपको हमने वैसे भी हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन इससे बना था, तो उससे हमने इसको देख लिया था। आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। प्रश्न आपके पास है, इवान पेवलो, आईवी पेवल की बात की थी। आईवी पेवलो आपके पास कहाँ के हैं? इनको जो नोबेल प्राइज भी आपके मिल चुका है, किस क्षेत्र में मिला है, किस थ्योरी से संबंधित है, तो ये सभी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अब ये प्रश्न एक तो सिंपल बन सकता था कि इवान पेवलो ने कौन सी थ्योरी दी है, किस थ्योरी से संबंधित है, लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न पूछा गया कि इवान पेवलो कहाँ के रहने वाले थे, इनका संबंध जो है किस देश से आपके पास था, ये प्रश्न आपके पास पूछा गया था। तो अगर हम 25 की बात करें तो ऑप्शन जो आपके पास यहाँ पर बी दिया है, रूस से इनका संबंध था। तो बिल्कुल रशिया आपके पास बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैं जानता हूँ कि जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, किस स्मृति का उदाहरण है? आई नो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मेमोरी?
तो मेमोरी के जो आपके पास किस तरह के जो है स्मृति का ये उदाहरण आपके पास हैं। क्या ये आपके पास सिमेंटिक मेमोरी है, ये एपिसोडिक मेमोरी है, या आपके पास प्रोसीड्यूरल मेमोरी है, या वर्क की मेमोरी है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पहले ही पता है, रासायनिक सूत्र आपको याद है, कोई आपके पास मैथ का फॉर्मूला आपको याद है, या किसी भी आपके पास ऐसी चीज़ों की कोई स्मृति आपके पास है जो कि आपके पास सभी को हो सकता है कि उसको याद करना पॉसिबल ना हो, तो ये किस तरह की स्मृति आपके पास है जो ऑलरेडी आपके दिमाग में है। तो ये वो वाला आपके पास स्मृति से संबंधित जो क्वेश्चन है वो देखने को सीधे तौर पर मिलता है कि किस तरह की मेमोरी व्यक्तियों के पास होती हैं और उसका क्या क्या प्रभाव आपके देखने को मिलता है। तो अगर हम 26 की बात करें तो इसको कहा जाता है सीमेंटिक मेमोरी, यानी कि अर्थगत मेमोरी। किसी चीज़ का आपको ऑलरेडी पता है, किसी चीज़ का आपको अर्थ पता है, किसी चीज़ के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, उसका जो है आपके पास पूरी तरह से उसकी जानकारी आपके पास है, तो उसको अर्थपूर्ण मेमोरी आपके पास, या अर्थगत मेमोरी भी आपके पास, अर्थगत मेमोरी या सीमेंटिक मेमोरी उसको कहा जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक को अंतः क्रिया के लिए किस उपकरण का प्रयोग करता है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की विच टूल इज यूज बाय द चिल्ड्रन ड्यूरिंग इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन के लिए आप देखिए वाइगोत्स्की के दो प्रश्न, यहाँ पर मुझे जितने भी क्वेश्चन दिखने को मैक्सिमम दो दो क्वेश्चन आपके पास हर थ्योरी से बन रहे हैं। तो अगर आप एक थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, दो क्वेश्चन आपके निकल कर आ जाएंगी। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो अंतर क्रिया के लिए जो है किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपके पास अगर किसी के साथ आप बातचीत करना चाहे, अपने विचारों का आदान प्रदान है, चाहे बालक को हम यहाँ पे रहने भी दें, किसी और चीज़ की भी अगर हम बात करें, तो बालक क्या करेगा, एक चिल्ड्रन क्या कर सकता है इंटरेक्शन के लिए, लैंग्वेज का प्रयोग करेगा, भाषा का। अब वाइगोत्स्की ने तीन तरह की बात की है। अंतर क्रिया के लिए आप कल्चर का प्रयोग तो नहीं कर सकते, ना ही सोसाइटी का कर सकते हैं। सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज ही है। इंटरेक्शन अंतःकरण आप कैसे करेंगे, तो अंतःकरण से तो वैसे भी प्रश्न पूछा है, तो अंतःकरण ना होकर यहाँ पर क्या होगा आपके पास, यहाँ पर लैंग्वेज आपके दिया होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है। गेस्टाल्ट से हमने अभी पहले भी प्रश्न देखा, अब फिर से यहाँ पर आ गया, तभी मैं कह रहा हूँ एक तीर से दो दो प्रश्न है। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट की मैं बात कर रहा था कि कौन कौन से आपके पास गेस्टाल्ट विचारधारा से संबंधी जो आपके पास मनोवैज्ञानिक है उनके बारे में हमने बात की। वर्दिमल, कोहलर, कोफा, ये तीन व्यक्ति थे। अभी तीसरे का नाम याद नहीं आ रहा था, अब तीनों का नाम याद आ गया। एक वर्दिमल है, कोहलर है, कोफा आपके पास है। तो ये तीनों आपके पास गेस्टाल्टवादी विचारधारा से संबंधित है, जो कि समस्या के समाधान के लिए एक ही चीज़ पर आपके ध्यान नहीं देते, ये आपके पूर्ण पर ध्यान देते हैं कि किस तरह से जो आपके पास जो है अंतर्दृष्टि जो व्यक्ति की है उसको विकसित करने के लिए व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता। ना केवल व्यक्ति बल्कि इन्होंने तो आपके पास सुल्तान नामक चिंपैंजी पर जो प्रयोग किया था, उसको किस तरह से केज के अंदर उसको स्वतंत्र छोड़ दिया था और उसको अपनी सूझबूझ का जो है स्वतंत्र तौर पर, पूर्ण तौर पर प्रयोग करने के लिए उसको जो है एक स्वतंत्रता उसको दी गई थी। तो एज ए वॉल ये आपके पास ये आएगा, यानी कि पूर्ण तौर पर आपके पास जो है, इसका अर्थ ही क्या होता है गेस्टाल्ट का, गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्ण, या फिर आपके पास जो समस्या है उसके जो है किसी एक पक्ष पर आपके पास वो ध्यान नहीं देंगे बल्कि वॉल पर देंगे, पूर्ण पर देंगे। तो इसमें ऑप्शन जो डी था बिल्कुल आपके ये सही हो जाना था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न आपके पास अगला रहेगा, निम्न में से किस ग्रीक दार्शनिक ने कहा ज्ञान अधिगम और अनुभव के द्वारा अर्जित किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक फिलोसफर बिलीव दैट नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। किसके द्वारा ये कहा गया था। ये प्रश्न आपके पास जो है डायरेक्ट ना होकर ये इसको आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट बेस है, और स्टेटमेंट आपके पास पॉसिबल कभी भी नहीं हो सकता। ज्ञान अधिगम और अनुभव के द्वारा अर्जित किया जाता है, ये स्टेटमेंट किसकी है। ये स्टेटमेंट अगर आप देखिए तो यहाँ पर प्लूटो है, अरस्तु है, आर्किमिडीज आपके पास है। इसका मतलब क्या है, प्रश्न जो आपके पास पूछा गया है वो आपके पास साइकोलॉजी पर बेस ना होकर यहाँ पर साइकोलॉजी से, जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उससे बाहर आपके ये चला गया है। और ये आपके पास कह सकते हैं जो आपके पास पॉलिटिकल वाले स्टूडेंट हैं वो आपके पास पढ़ते हैं अरस्तु एरिस्टोटल के बारे में, जिसमें ज्ञान के बारे में जो बात है, अनुभव के बारे में जो बात है, ये एरिस्टोटल करता है। तो यहाँ पर ये किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था कि जो आपके पास ज्ञान जो होगा या अधिगम जो है, ज्ञान अधिगम और अनुभव के द्वारा अर्जित किया जाता है। अधिगम का मतलब इसमें यहाँ पर लर्निंग है, अनुभव का मतलब यहाँ पर एक्सपीरियंस आपके देखने को मिलते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, ऑप्शन यहाँ पर बी आपके सही हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न को जो है ज़्यादा समस्या नहीं लेनी, ज़्यादा इसमें चिंता नहीं करना कि कैसे कवर किया जाए, ये आपके कभी कवर हो ही नहीं सकते। अगला प्रश्न, द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ वॉज डेवलप बाय। तो बुद्धि लब्धि या IQ की जो अवधारणा है, या IQ किसके द्वारा आपके पास इसको विकसित किया गया है। सीधे तौर पर डायरेक्ट प्रश्न और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टर्न द्वारा आपके पास
आईक्यू का ये जो अवधारणा है ये विकसित आपकी की गई थी विलियम स्टर्न, इनका पूरा नाम है, लेकिन स्टर्न आपके पास है तो कोई बात नहीं, ये भी आपके सही रहेगा। तो ये आपके पास 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी सेक्शन आपकी जो देखने को मिला जीबीटी टेट नवंबर 2023 में जो आपके हुआ था। बाकी आप चाहे तो यहाँ पर जीबीटी टेट प्रिपरेशन के लिए मेरे साथ बने रह सकते हैं।